डोनाल्ड ट्रंप का एक हमायती भी इलेक्शन हार गया। अब वहाँ पे जो दूसरी हुकूमत बनेगी तो जो कुछ हमायत थोड़ी बहुत ट्रंप के पास यूरोपीय यूनियन में थी वो भी ऐसा लगता है कि अब नहीं होगी। एक एक करके इत्तेहादी डोनाल्ड ट्रंप से दूर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बजे धमकी लगाई दोपहर के कि मैं इसराइल की हमायत से इनकार करने पर स्पेन के साथ तमाम तिजारत और ताउन ख़त्म कर दूंगा। यानी स्पेन को उन्होंने धमकी लगाई और 2 घंटे बाद जो है वो स्पेन का जो वज़ीर आज़म है वो चीन पहुंच गया। ट्रंप को वादे पैगाम दिया कि जनाब एक मुतबादिल भी मौजूद है, दुनिया में एक और सुपर पावर भी है, आप अकेले तो नहीं है। तो स्पेन अपने चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जो चाइना की गाड़ियां हैं वो यूरोप की मार्केट को तबाह कर देंगी और यूरोप की गाड़ियों की मार्केट को बर्बाद कर देंगी। देखिए ये कंपटीशन तो दुनिया में होगा। इस वक्त मुकाबला दुनिया में है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। आने वाली चंद दहाइयों में पूरी दुनिया से जो पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियां वो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ यूरोप में अब गाड़ियां वो यूरो 6 गाड़ियां आ गई हैं। ये कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोग चलाएं, दूसरी गाड़ियां ना चलाएं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे चाइना है। इसकी लगभग 60% के करीब मार्केट चाइना के कंट्रोल में है। जापान में गया था, मैंने वहाँ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी हम कोई ऐसी काबिल ज़िक्र शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बना सके जिसकी हम दुनिया के सामने रख सकें। वहाँ कंपनियाँ कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिस तरह चाइना आगे निकल गया, जिस तरह नए नए मॉडल उन्होंने बनाए और जितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी से वो गाड़ियाँ बना रहे हैं, और चाइनीज़ गाड़ियाँ बहुत जल्दी चार्ज होती हैं, बहुत ज़्यादा देर तक चलती हैं, तो उनकी क्वालिटी बड़ी शानदार है। फिर चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी पे काम किया है, बल्कि उन्होंने ऑफर भी किया कि हम आपके मुल्क के अंदर जैसे पेट्रोल पंप हैं, इस तरह हम बहुत सारे एरियाज पेट्रोल पंपों पे बना देंगे जहां बॉक्सेस पड़े होंगे, जहां पे आके कोई आदमी अपनी गाड़ी रोकेगा, एक बॉक्स निकालेगा और वो वहां रखेगा और वहां से एक बॉक्स उठाएगा जो चार्ज हुआ हुआ है उसको अपनी गाड़ी में रखेगा और चला जाएगा। 500 किलोमीटर अब वो और जा सकता है। तो उनका ये फॉर्मूला है कि हम पूरे यूरोप के अंदर जगह जगह पे एक ऐसे स्टेशन लगा देंगे जहां पे बॉक्सेस पड़े हुए होंगे छोटे से। वो बॉक्स के अंदर बैटरी है, आपने गाड़ी में से अपनी बैटरी निकाली और वहां रख दी, वो ऑटोमेटिक चार्जिंग पे लग गई, और वहां से एक बैटरी जो चार्ज है वो उठाई और गाड़ी में रख दिया, 500 किलोमीटर फिर चले जाएं। तो इस किस्म की फैसिलिटी भी चाइना कह रहा है। तो चाइना बहुत आगे निकल गया। अमेरिका के बाद बहुत थोड़ी मार्केट है, दूसरे नंबर पे दुनिया में अमेरिका है, पहले नंबर पे चाइना है। यूरोप भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहा है, लेकिन चाइना दुनिया की मांग पूरी कर सकता है। अमेरिका को इस बात का डर है कि चाइना अगर अपनी गाड़ियां ले आया तो फ्यूचर में चाइना को ही सारा पैसा मिलेगा और ये सारी इंडस्ट्री वो खा जाएगा। तो अमेरिका को ये प्रॉब्लम तो है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी स्पेन को, स्पेन ने क्या किया वो आपने देख लिया। मैं अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कनाडा के साथ अमेरिका के बड़े ज़बरदस्त दिफाई ताल्लुकात हैं और ये बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। अब जो कैनेडियन हुक्मरान हैं उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा वो दिन चले गए जब हम अपने हर फौजी डॉलर में से 70 सेंट अमेरिका को भेजते थे। यानी कनाडा की फौज का जितना बजट होता था उसका 70% वो अमेरिका को भेज देते थे। यानी हर फौजी डॉलर, यानी फौज का डॉलर वही है ना जो फौज के लिए मुख्तस हो जाता था कि जनाब इससे फौज की चीज़ें लेनी है। तो वो कहते हैं फौज के लिए जो पैसा हम खर्च करते थे उसमें हर डॉलर में से 70% या 70 सेंट हम अमेरिका को भेजते थे। एक वो भी दौर था, अब वो दौर ख़त्म हो गया। मुमालिक आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खुद मुख्तार कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गई है कि अगर ईरान जैसा मुल्क इतनी कमज़ोरियों के बावजूद, 3 दहाइयों की पाबंदियों के बावजूद दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाली स्टेट के सामने खड़ा हो सकता है और अपना मुकाबला कर सकता है, तो यूरोपीय तो बहुत अमीर हैं, उनके पास तो बहुत वसाइल हैं, वो तो दुनिया को हथियार भी बेचते हैं, तो वो क्यों अपना दिफा अमेरिका के बगैर नहीं कर सकते? ये सवाल उनके दिमाग में है और जायज़ है, बात ठीक है। देखिए अब जो लड़ाई है वो एयर डिफेंस सिस्टम की है, वो ड्रोन्स की है और मिसाइलों की है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों के बाद शायद जो एयरफोर्स है उसकी भी वो अहमियत ना रहे, क्योंकि पायलट्स का काम ख़त्म हो जाएगा। इस किस्म के जो वो ड्रोन्स आ जाएंगे कि आप ज़मीन पे बैठ के बहुत सारे ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकेंगे, वो ऑटो के ऊपर जाके अपने टारगेट्स को हिट करेंगे। तो पायलट्स का काम भी उस तरह नहीं रहेगा, बहुत जल्दी नहीं होगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा इन चीज़। जैसे टैंक का काम ख़त्म हो गया, टैंक चलाने वाले जो लोग होते थे उनका कोई काम नहीं रहा, टैंक ऑब्सलीट हो गया। अब जिसके बाद भी टैंक होगा वो समझ लें आप चलता फिरता ताबूत है, एक ड्रोन आएगा और जितने मर्जी टैंक है उनको तबाह कर देगा। लिहाजा इसी तरह आने वाले दिनों में जो पायलट हैं, जीडी पायलट्स, उनका काम भी मेरे ख्याल में किसी और तरफ चला जाएगा। अब तो आपको इंजीनियर्स चाहिए होंगे, साइंटिस्ट चाहिए होंगे जो नए से नए हथियार बनाए और सस्ते और बेहतरीन हथियार तैयार करते चले जाएं।
नाज़रीन, मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए? अब इसकी तरफ आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो ईरान का स्टेटमेंट है वज़ीर ख़ारजा का। उन्होंने कहा जी कि हम नेक नियति के साथ जंग के खात्मे के लिए इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत करने के इंतहाई करीब पहुंच गए थे कि ऐसे में अमेरिका की जानिब से इंतहाई सख्त मुतालबात एकदम पेश कर दिए गए। यानी अमेरिका माजी के तजर्बात से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। मामला सादा सा है, नेक नियति या दुश्मनी, हम दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आप दुश्मनी करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, हम राज़ी हैं। आप नेक नियति से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी राज़ी हैं। और मुज़ाकरात में वो कहते हैं जी हम बहुत करीब पहुंच गए थे। देखिए, मैं एक बात जानता हूं, डोनाल्ड ट्रंप को आप ज़रा थोड़ा समझें। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात कामयाब करवाने होते तो वो उसका क्रेडिट खुद लेता, किसी और को ना देता। हत्ता कि वो अपने नायब सदर JD वेंस को भी इसका क्रेडिट कभी ना देता। डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट लेने का शौक है। उसने अपने मुंह से कहा कि उसको अपनी तारीफ करवाना बहुत पसंद है। वो नालायकों के आसपास रहता है ताकि उसकी तारीफ होती रहे। JD वेंस के पास मौका जरूर था, लेकिन JD वेंस के पास इख्तियारात नहीं थे। अमरीकी नायब सदर जो पाकिस्तान आए, उनके इख्तियारात इतने ही थे कि उन्होंने लगभग 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया, नेतन्याहू से भी रब्ता किया, और जब उन्हें कहा गया तो वो मुज़ाकरात बीच में छोड़कर वापस चले गए एक ऑफर देकर। तो JD वेंस के बारे में लोग कहते हैं कि ये जो कैनेडी था अमरीकी सदर, ये उसकी तरह लगता है और उसकी तरह बोलता चालता, उसकी तरह बॉडी लैंग्वेज है, चलता भी है, तो ये बहुत बड़ा लीडर बनेगा, लोग ये कहते थे। लेकिन उसने ये मौका ज़ाया किया और ऐसा दिखाई दिया कि उसके पास कोई इख्तियार नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा भी था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो क्रेडिट मैं लूँगा, अगर नाकाम होंगे तो मैं JD वेंस पे डाल दूंगा। लोग इस बात पे हंसे थे, लेकिन मैंने इस बात को सीरियस लिया था कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही है, वो यही करेगा। तो ट्रंप को यह पता था कि अगर मुज़ाकरात देखें वाकई उन्होंने कामयाब करने होते तो ट्रंप खुद आता या खुद किसी जगह पे ऐसी जगह मुज़ाकरात करता जहां वो शामिल होता या अपनी इन्वॉल्वमेंट रखता। तो वो नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने, अपनी टीम भेजी और मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था। अब एक चीज़ और है, ट्रंप ने एक बात का एतराफ़ किया है जो मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा जो मुकाबला हुआ है वो बड़े शानदार लोगों के साथ हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये तो चारों PhD थे जो ईरान वाले थे, डॉक्टरेट, शानदार लोग, पढ़े लिखे लोग। और अमेरिका के वफ़द के अंदर लोग जो हैं वो ताल्लुकातदारी के ऊपर, सियासी नौयत के ऊपर, और वो और तरह के लोग थे, पॉपुलर लोग थे। लेकिन ये लोग बहुत टेक्निकल लोग थे जो ईरान की तरफ से आए थे, तो मुकाबला नहीं था ज़हनी सलाहियतों का। इस बात का एतराफ़ डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया।